हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। यहाँ पे हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस का डेली एनालिसिस करते हैं कि आज क्या आर्टिकल आया है और क्यों आया है। तो आज डेट है 4 अप्रैल 2025। तो देखेंगे कि आज के पब्लिश जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल है ट्रम्प टैरिफ द वर्ल्ड, इंडिया एक्सपोर्ट्स हिट with 27% tariff, एशियन peers फेस हायर ड्यूटीज। तो जैसा कि आपको पता था कि ट्रंप ने 2 अप्रैल से बोला हुआ था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे सब देशों पे, मतलब जिन्होंने जितना लगाया है उतना ये लगाएंगे। तो उसी के बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। तो जो नया डॉक्यूमेंट है उसे पता चला है कि टैरिफ को संशोधित कर जो 27% इन्होंने लगाया था उसे कम करके 26% कर दिया। तो स्टार्टिंग में इन्होंने 26% ही लगाया था, फिर उसको किया 27%, फिर उसको दोबारा से 26% किया गया है। तो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नई दिल्ली जो है वो वाशिंगटन से अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। इसलिए उन्होंने जो विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उस पर 26% टैरिफ लगा दिया है। 2 अप्रैल की देर रात को अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उसे सुधार करके 27% कर दिया गया। अब एक बार फिर इसमें सुधार किया गया है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस के एक दस्तावेज से पता चला कि ट्रंप सरकार ने रेसिप्रोकल टैरिफ जो जैसे तैसा बोला जा रहा है उसमें भारत सहित कम से कम 14 देशों के लिए संशोधन किया है। तो इंडिया एंड 14 अदर्स कंट्री के साथ टैरिफ चेंज किया है। तो टैरिफ को संशोधित कर 26% करके 26% कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यह हमारे पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका के जो मैन्युफैक्चरर है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, उनको बढ़ावा देना है और भारत के साथ अपने जो व्यापार के घाटे को कम करना है। जो 2023-24 में जो व्यापार हुआ था इंडिया और अमेरिका का, उसमें $35.35 बिलियन का व्यापार था। कुछ दक्षिण कोरिया में भी रेतों में उतार चढ़ाव किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा में इसे जो साउथ कोरिया है उसके 25% कर दिया है, जिसे बाद में बढ़ाकर 26% कर दिया गया और फिर इसको भी वापस घटाया गया है 25% पे। सब देशों का 25% मतलब कम था, फिर ज़्यादा किया, फिर कम किया गया है। इसी तरह अन्य देश में जैसे कि बोत्सवाना, कैमरून, मलावी, निकारागुआ, नॉर्वे, पाकिस्तान, फिलीपींस, सर्बिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, वानुअतु और फॉकलैंड जैसे द्वीप भी शामिल है इसमें। ट्रंप की जो रेसिप्रोकल टैरिफ नीति को लागू करने वाले कार्यकारी आदेश के तहत सभी अमेरिकी व्यापारी साझेदारों ने 5 अप्रैल को जो शुरुआत करेंगे 5 अप्रैल से 10% टैरिफ लगा के
और फिर बाकी 9 अप्रैल से जो नया टैरिफ लागू हुआ है वो करेंगे। तो ट्रम्प ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की, लेकिन भारत अमेरिका पर इसका दोगुना 52% टैरिफ लगाता है। इंडिया कितना लगाता है? 52%। और ट्रम्प ने अपने स्पीच में टैक्स को लेकर क्या कहा था? तो 2 अप्रैल को अपने स्पीच में ट्रम्प ने आगे कहा कि आज तक अमेरिका ने दशकों से 2.5% टैरिफ लगाया है, जिसमें विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल पर उससे 2.5% के बारे में सोचे। यूरोपीय संघ हमसे 10% से अधिक टैरिफ वसूलता है। उनके पास 20% वैट है, जो बहुत अधिक है। भारत 70% टैरिफ लगाता है और शायद सबसे खराब स्थिति दक्षिण कोरिया, जापान और कई अन्य देशों द्वारा इन विशाल व्यापार बाधाओं के परिणामस्वरूप लगाए गए गैर मौद्रिक प्रतिबंध है। तो अभी ये तो हो गया टैरिफ का। तो इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या लगाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और भारत अमेरिका 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन यह बहुत से देशों के लिए कठिन होता है। हम ऐसा नहीं करना चाहते। भारत के अलावा किस पे टैक्स लगाया? चीन पे 34%, यूरोपियन यूनियन पे 20%, साउथ कोरिया पे 25%, जापान पे 24%, वियतनाम पे 46%, ताइवान पे 32% का टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ से तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसे लेकर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि वे ट्रंप के लगाए टैरिफ की आकलन कर रहे हैं। भारत का फोकस जवाबी टैरिफ लगाने पर नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए अमेरिका की चिंताओं को दूर करने पर है। और ये टैरिफ लागू कब से होंगे? 2 तारीख को तो अनाउंस हो गया। तो लागू करने के लिए अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर 10% न्यूनतम बेसलाइन मतलब मिनिमम टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 9 अप्रैल तक को रात 12 बजे से लागू होंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार का सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। ऑटो सेक्टर में 25% टैरिफ, अमेरिका सबसे अमीर देश बनेगा। टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में बनाए प्रोडक्ट, नौकरियां और कारखाने अमेरिका लौटेंगे। कनाडा के डेयरी टैरिफ अनुचित अमेरिका में आर्थिक आज़ादी पर लिए लगाए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर आप बाहर से कुछ भी देश में ला रहे हैं अमेरिका में, तो टैरिफ लगेगा। अगर आप टैरिफ से बचना है तो आप अपनी फैक्ट्री जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी मतलब आपका बिजनेस है, वो अमेरिका में कीजिए, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमेरिका में बनाइए, अमेरिका में बेचिए, आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी और देश में बना रहे हैं, फिर अगर आप अमेरिका पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टैरिफ देना पड़ेगा। तो किस देश को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा? तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा चाइना, क्योंकि अमेरिका चाइना दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। तो न चाइना टैरिफ कम करना चाहता है, न अमेरिका कम करना चाहता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हो चाइना को। ये 28% ये नहीं है कि किस पे कितना टैरिफ लगा है, ये है कि किस पे कितना अफेक्ट पड़ेगा। उस चाइना के बाद मैक्सिको पे पड़ेगा 16% का। फिर यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उस पर 13%, कनाडा पे कितना 10% का टैरिफ है, वियतनाम पे 8%, जापान पे 5%, साउथ कोरिया पे 4%, थाईलैंड पे 2%, इंडिया पे 2%, यूके 1% और अदर्स पे 10%। तो ये वो देश है जहाँ से सामान मतलब लाया ले जाए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चलता है। अब मान लीजिए कोई छोटे देश है जिस पे टैरिफ लगा, पर वहाँ से अमेरिका में कोई सामान जाता नहीं है, तो उस देशों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अमेरिका जाने के लिए कितना टैरिफ लग रहा है, क्योंकि जब उन्हें कुछ देना नहीं है तो क्यों टैक्स लगाए? टैक्स से कोई मतलब रहेगा नहीं। पर चाइना का सामान है जो अमेरिका पहुंचता है, तो 28% वो अफेक्टेड होगा, दाम में अंतर रहेगा।
अब किस देश पे कितना टैरिफ लगा वो देख लेते हैं। कंबोडिया कंबोडिया ने यूएस पे 97% का लगाया हुआ था, तो ट्रम्प ने उस पर 49% लगाया है। ये जो है वो यूएस पे लगा हुआ है, जो दूसरे देशों ने यूएस पे लगाया है, और ये जो यूएस ने दूसरे देशों पे लगाया है। कंबोडिया ने 97% लगाया हुआ था, जिसके जवाब में यूएस ने 49% लगाया है। वियतनाम ने 90% लगाया था, तो ट्रम्प ने 46% लगाया है। श्रीलंका का 88 के जवाब में ट्रम्प ने 44 लगाया है। बांग्लादेश 74 था तो 37 लगा है। थाईलैंड 72 था तो 36 लगा है। चाइना 67 था तो 34% टैरिफ लगा है, यूएस ने लगाया। ताइवान ने 64 लगाया था तो चाइना ने उस पर 32 लगाया है। इंडोनेशिया का भी 64 था तो उस पर 32 लगाया है। फिर स्विट्जरलैंड का 61 था तो उस पर 31% लगाया है। साउथ अफ्रीका का 60% टैरिफ था अमेरिका पे, तो अमेरिका ने 30% लगाया है। इंडिया पे 52% था, इंडिया ने 52% लगाया था, तो अमेरिका ने 26% लगाया है। पर देखा जाए तो अमेरिका ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही थी, वो नहीं लगाया है। जबकि यूएस ने उसका आधा टैरिफ लगाया है। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है? तो अगला न्यूज़ है थाईलैंड से रिलेटेड। जो पीएम मोदी बैंकॉक गए हैं विश्व में बिम्स्टेक समिट के लिए। थाईलैंड की टू India's active Indo-Pacific policy. Modi meets counterparts. Both countries to upgrade ties to a strategic partnership. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में दुनिया की सबसे यंग पीएम से मिलने पहुंचे हैं। तो ये दुनिया की सबसे यंग पीएम का नाम है पैटोंगटान सिनवात्रा। तो इनसे मिलने पहुंचे। यहाँ पे उन्होंने रामायण भी देखी, और इसी कहानियाँ थाई लोगों के जीवन का हिस्सा भी है रामायण का, क्योंकि वहाँ से भी रूट्स जुड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कल यानी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे थे। तो 2 दिन का टूर है थाईलैंड का। यहाँ पर उन्होंने थाईलैंड पीएम पैटोंगटान सिनवात्रा के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे को संबोधित किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने 28 मार्च को भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। किस चीज़ में? अर्थक्वेक में जान गंवाने लोगों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि सदियों पुराने संबंध हमारी गहरी संस्कृति और आध्यात्मिक कड़ियों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे लोगों को जोड़ा है। रामायण की कहानियाँ थाई लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इससे पहले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद थाई रामायण का मंचन भी देखा। उन्होंने थाई रामायण का मतलब क्या हो रहा था वहाँ पे, जैसे यहाँ पे रामलीला होता है, तो वहाँ पे जैसी कहानी मतलब ऐसे ही वहाँ पे हो रहा था, तो उन्होंने उसे भी देखा। इससे पहले तो इंडिया में रामायण को रामायण कहा जाता है, तो थाईलैंड में रामायण को
क्या कहा जाता है, रामाकेन। तो वहाँ पे इसे रामाकेन कहा जाता है। इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड पीएम से द्विपक्षीय मुलाकात की। ये दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। तो पीएम ऑफ थाईलैंड यंगेस्ट पीएम है। इनका एज क्या है, 38 ईयर्स। ठीक है। इससे द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की, जहाँ उन्होंने बहुत चीज़ें। तो जो ये दौरा था, इससे जो ये उन्होंने मुलाकात किया, तो 3 प्रमुख बातें क्या क्या है। तो पहला था भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे जाएंगे। ठीक है। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम श्रीनिवासा ने मुझे त्रिपिटक भेंट किया। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया है। पिछले साल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से थाईलैंड भेजे गए थे। मैं यह घोषणा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि गुजरात के अरावली में 1960 में बने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भी थाईलैंड भेजे जाएंगे। 1960 में गुजरात के अरावली में जो भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष मिले थे, उसे थाईलैंड भेजे जाएंगे। दूसरा क्या था, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड का खास योगदान। ठीक है। तो पीएम ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का खास योगदान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का फैसला किया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर चर्चा की गई। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए थाईलैंड सरकार का शुक्रिया। हमारी एजेंसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अवैध माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन आदि क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया है। और तीसरा क्या है, दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना। व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसके लिए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच एमएसएमई, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल्स, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम किया जाएगा। भारत ने थाई पर्यटकों के लिए ई वीजा देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को यानी कि आज थाईलैंड के राजा से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शुक्रवार को थाईलैंड के राजा महावजीरालोंगकोर्न और रानी सुथिदा से भी मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को थाईलैंड के राजा से भी मिलेंगे। तो इसके अलावा पीएम मोदी
बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। इस सम्मेलन पर वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो अभी खबर लिखे जानते कि उन्होंने मुलाकात कर लिया है शायद। यूनुस के मुख्य सलाहकार खलीलुर रहमान ने बुधवार को इसकी संभावना जताई है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के प्रमुख नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। और फिर वहाँ की जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है थाईलैंड का, वहाँ पे पीएम मोदी जा सकते हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी थाईलैंड के ऐतिहासिक वात फो मंदिर भी जा सकते हैं। मंदिर का नाम क्या है? वात फो, बात नहीं है, वात फो मंदिर का नाम है, जहाँ जा सकते हैं। वात फो मंदिर बैंकॉक में स्थित है और अपने विशाल लेटे बुद्ध रिक्लाइनिंग बुद्धा प्रतिमा के लिए फेमस है। वात फो थाईलैंड के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसमें 1000 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं और 90 से अधिक स्तूप है। से अधिक प्रतिमाएं है और 90 से अधिक स्तूप है। ठीक है, तो इससे पहले उन्होंने जो वहाँ की प्रधानमंत्री उनसे कब मुलाकात किया था? तो 2024 में आसियान सम्मेलन में पाइटोंगटान से मिले थे मोदी। 2024 में थाक्सिन सिनवात्रा की बेटी पाइटोंगटान सिनवात्रा थाईलैंड की पीएम बनी। अक्टूबर 2024 में वियतनाम में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी मोदी से पहली मुलाकात हुई थी। कहाँ मिले थे? वियतनाम में आसियान सम्मेलन के दौरान मिले थे। तब वो थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। मोदी इससे पहले 2016 में थाईलैंड के नवे राजा भूमिबोल अदुल्यादेज को श्रद्धांजलि देने गए थे। इसके बाद वे 2019 में आसियान शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड गए थे। उनकी यह तीसरी लेकिन पहली आधिकारिक यात्रा है। ये उनकी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है थाईलैंड की। इससे पहले जो गए थे वो ऑफिशियली नहीं गए थे, पर ये ऑफिशियल है। भारत थाईलैंड का संबंध कितना है? 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। भारत और थाईलैंड के संबंध 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं। प्राचीन काल में भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुंची थी। थाईलैंड में रामायण को रामाकियन के रूप में जाना जाता है, जो वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं ने थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाया था। थाईलैंड को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्वर्ण भूमि, सोने की भूमि कहा गया है। थाईलैंड को प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ण भूमि कहा गया, जो कि सोने की चिड़िया जैसे बोला जाता था भारत को अंग्रेज लूट के लिए। पर थाईलैंड के जो ग्रंथ है उसमें भारत को सोने की भूमि कहा गया है। थाईलैंड और भारत के व्यापारिक संबंध भी काफ़ी पुराना और मजबूत रहा है। ठीक है, भारत को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद दोनों देशों ने औपचारिक संबंध की शुरुआत की। 2022 में दोनों ने अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया अमेरिका और रूस के बीच बट गई थी, तब थाईलैंड भी भारत की तरह गुटनिरपेक्ष रहा था, मतलब न्यूट्रल रहा था, किसी की तरफ भी कोई झुकाव नहीं था। और आसियान देशों में जो साउथ ईस्ट जो देश है एशिया के, उसे आसियान देश कहा जाता है। तो इसमें भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है थाईलैंड। तो साल 2021 में थाई कंपनी ग्लोबल रिन्यूएबल सिनर्जी कंपनी लिमिटेड ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करीब 3880 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा निवेश किया था। आसियान देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया और थाईलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बीते कुछ सालों में थाईलैंड ने भारत से इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी और नवीकरण ऊर्जा जैसे सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है।
तो अब आते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है? अगला है सुप्रीम कोर्ट कैंसिल अपॉइंटमेंट ओवर 25,000 बंगाली स्कूल टीचर स्टाफ। तो देखते हैं ये क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 25,000 बंगाल स्कूल टीचर का जो बंगाल में अपॉइंटमेंट हुआ था उसे कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इसमें घोटाला स्कैम नजर आया था, जिसकी वजह से इसे रद्द करने का फैसला जो हाईकोर्ट का था उसे बरकरार रखा। ठीक है। तो शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ममता सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में 25,000 जो टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का जो सिलेक्शन हुआ था उन सबको कैंसिल कर दिया है। ठीक है। तो कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं थी। बता दें कोलकाता हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल ही रद्द कर दिया था। तो कोलकाता का जो हाईकोर्ट है 2016 का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था, सिलेक्शन प्रोसेस जॉब पैनल जो सिलेक्ट हुए सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, सिलेक्टेड टीचर्स, उसे पूरा ही कैंसिल कर दिया था। कैंसिल होल पैनल। ठीक है। तो ममता बनर्जी सरकार को कल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के जो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला था जो 16 में हुआ था उसको बरकरार रखा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं थी। तो बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल ही रद्द कर दिया था। दरअसल आरोप लगाया गया था कि भर्ती के लिए लोगों ने से 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का वसूले थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने इसके लिए रद्द किया था। तो प्रधान न्यायाधीश जो बेंच बैठी थी उसमें जो थे वो चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई को भर्ती घोटाले की जांच जारी रखने का आदेश दिया है। सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट। कोर्ट ने पाया कि 23 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में से किसका मूल्यांकन सही किया गया था कि कोई नहीं किया गया था, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। वहीं परीक्षा से जुड़े सभी उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा रीचेक करने का आदेश भी दिया है। आंसर शीट रीचेक करने का ऑर्डर दिया है कि जितने आंसर शीट है सबको दोबारा रीचेक करें, क्योंकि जो पहले चेक हुआ था कि नहीं हुआ था इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। तो जिनकी नौकरी हुई थी, तो जो दिव्यांग कैंडिडेट थे जिनकी नौकरी हो गई थी उनकी नौकरी नहीं जाएगी, ये कोर्ट ने आदेश दिया है। दिव्यांग कैंडिडेट की नौकरी नहीं जाएगी। तो सीजीआई संजीव खन्ना ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग अब तक नौकरी कर रहे थे उन्हें वेतन लौटाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस आदेश के बाद नौकरी खत्म है। मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई होनी है। मतलब आज सुनवाई होगी। एक दिव्यांग कैंडिडेट को मानवीय अधिकार के तहत राहत दे रहे हैं। तो कोर्ट ने जो 4 प्रमुख बातें कही वो क्या क्या थे? पहला, दिव्यांग की नौकरी नहीं जाएगी, तो नए चयन होने तक वेतन मिलता रहेगा, नए भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, अभी इनकी नौकरी नहीं गई है। दूसरा, जो निर्दोष उम्मीदवार है
क्योंकि सब तो नहीं दिए होंगे पैसे, कुछ लोग मेहनत से भी गए होंगे। तो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे उम्मीदवारों का पिछले विभागों में जाने का अधिकार होगा। मतलब अभी जहाँ काम करे वो तो रद्द हो गया है, इससे पहले वो जहाँ करते थे किसी गवर्नमेंट जॉब हुई कहीं से छोड़ के आए होंगे, तो उन्हें वहाँ वापस जाने का पूरा अधिकार मिलेगा। और जो दोषी है उनका क्या? दोषी उम्मीदवार तो नियुक्तियों को अवैध करार दिया गया, लेकिन अब तक मिले वेतन और अन्य भत्तों को लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये लोग वापस नहीं लौटाएंगे। नहीं तो बहुत टाइम ऐसा होता था कि जितने सैलरी कही है वो पूरा वापस सरकार को लौटाने का, पर इसमें ये नहीं किया गया है। जिन्हें जितने मिल गया है वो अपना रख लें। और नई भर्तियाँ, क्योंकि ये तो रद्द हो गया तो पोस्ट तो खाली हो गई ना सारी, तो उनकी जगह पे नई भर्तियाँ करने के लिए वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमेटी को 3 महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिए गए हैं। विद इन 3 मंथ नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। तो ये है वक्फ बिल से रिलेटेड। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास्ड इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो पास हो गया है, तो अब उसको भी देख लेते हैं क्या है। तो रात में 2:32 पे राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी विधेयक इसका पास हो गया है। लंबी बहस के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उच्च सदन में भी इसे पारित करने में सफल रही। विधेयक पारित करने में केंद्र सरकार सफल रही। अब किसको कितने वोट पड़े? तो वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मोहर लग गई है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष बिल पास कराने में सफल है। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128, पक्ष में 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे की सभी ज़्यादा चर्चा हुई। सभी ज़्यादा की चर्चा हुई और रात 2:32 पे राज्यसभा में वक्फ विधेयक पारित हो गया। तो लोकसभा में भी 12 घंटे की चर्चा हुई थी और रात में 2 बजे वहाँ पे बिल पास हुआ था। सत्ता पक्ष ने बिल को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मौकों पर गहमा-गहमी की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि लोकसभा में बिल पास होने के अगले ही दिन राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो गया। तो सरकार का कहना है कि वक्फ बिल से एक मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, ये जो है
तो उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक बिल से किसी एक भी मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला। करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। बिल पास होने के बाद देखिए कैसे लोग इसका स्वागत करते हैं। रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा कि हम नहीं, मुसलमानों को आप डरा रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। CAA का जिक्र करते हुए, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, उसका जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने इसे पारित होने के बाद कहा था, मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। क्या किसी की नागरिकता छीनी गई? रिजिजू ने विपक्ष से सीधे सवाल कर दिया। रिजिजू बोले, हम सुनने वाले लोग हैं। वक्फ संशोधन पास होने से पहले चर्चा में जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि कोई ये ना कहे कि सरकार किसी की बात सुनती नहीं है। हम सुनने वाले लोग हैं। हमने जो ड्राफ्ट किया वही पारित किया। तो बिल का स्वरूप अलग होता। हमने चर्चा करके संबोधन के बाद इसे काफ़ी बदलाव के साथ पास कर रहे हैं। कई विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि JPC में हमें सुना नहीं गया। ऐसा नहीं है, हमने उठाए सवालों को, मुद्दों को माना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का नियम है, जिसका बहुमत है तो उसी की सरकार होती है। JPC में ठीक है कि आप जितना चाहते होंगे उतना समय नहीं मिला होगा। JPC के सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि कई क्लॉज जिसे आपने उठाया, हमने उसे माना है। कलेक्टर का मुद्दा हो या ट्राइबल का, 3 मेंबर होने चाहिए, हमने वो माना। आपने कुछ पॉइंट्स उठाए, हमने उसे माना। आप लोग कहने पर वक्त प्रॉपर्टी बाय यूजर्स में हमने लिया है। जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यह भी आपके सुझाव पर हुआ है। कलेक्टर के ऊपर से अधिकारी को आपके कहने पर ही बनाया। आपने कहा ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होने चाहिए, हमने वो माना है। मुसलमानों में गरीबी है, ठीक कांग्रेस का फेल्योर है, ठीक क्यों है? रिजिजू ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद 7 साल आपने शासन किया, फिर भी मुसलमानों में गरीबी है, तो ये फेल्योर आपका है। आप जो काम नहीं कर पाए वो अब ये मोदी करना पड़ रहा। दिन भर इतने वरिष्ठ लोग अपना ही पर्दाफाश कर रहे थे। सोच रहा था कि बाहर बोलूँगा, वक्त प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, कोई कर भी नहीं सकता। गैर मुस्लिम किसी धार्मिक बॉडी का में सदस्य नहीं बनेगा। वक्त बहुत एक सैचुरेटेड बॉडी होती है। तो राज्यसभा में सदन में के जो नेता है JP नड्डा साहब, इन्होंने बिल को राष्ट्र हित में बताया और यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही मैनेजमेंट करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है, ताकि गरीब मुस्लिमों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। JP नड्डा ने कहा कि विपक्ष मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है। यह सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को अपनाकर आगे बढ़ रही है। तो ऐसा कहते हुए जो राज्यसभा में जो अल्पसंख्यक मामलों मंत्री, उन्होंने गुरुवार को दोपहर 1 बजे राज्यसभा में बिल पेश किया। रिजिजू ने कहा कि 2016 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय देश में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियाँ थी। तो 2006 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के अनुसार देश में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जिनसे उनकी आय केवल 163 करोड़ रुपए होती थी। आज के दिन 8.7 लाख 2025 में 8.72 लाख प्रॉपर्टी है, और इसको ठीक से मैनेज किया जाए तो हजारों करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। इनकम में गो टू 1000 करोड़ प्लस, जिसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिल सकता है। वहीं विपक्ष ने इस बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस सांसद और वक्फ पर JPC के सदस्य नासिर हुसैन ने सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। उन्होंने JPC में
विपक्ष की ना सुनी जाने और एनडीए पक्ष की ओर से दी गई सिफारिशों को देश की जनता पर थोपने का आरोप लगाया है। तो आम आदमी की पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है। डीएम के साथ साथ तिरुचि शिवा ने कहा कि एक समुदाय को ही निशाने पर लिया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वेंकट सुब्बा रेड्डी ने विधेयक का विरोध करते हुए दावा किया कि मुसलमानों के मामलों में हस्तक्षेप है। और जो डीएमके है तमिलनाडु पार्टी, वो उनके मुख्यमंत्री बोले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐलान किया कि डीएमके वक्त संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। स्टालिन ने कहा तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी। उन्होंने याद दिलाई कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्त संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा गया था कि यह धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर उल्टा प्रभाव डालता है। तो इसका कुछ, तो अब चलते हैं अगले पे। ये भी वक्फ बोर्ड से ही रिलेटेड है। तो इसमें है नॉट अबाउट वक्फ। पार्लियामेंट डिबेट शो हाउ disclosure around the government move that touch lives of Muslims in shadowed by trust deficit. The Parliament has discussed the Waqf Amendment Bill in the House of the People. मतलब पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है राज्यसभा लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे। The debate ran well past midnight. 288 MP voted in favor, 232 against. तो जो लोकसभा में बिल पास हुआ जिसमें 288 लोग फेवर में थे और 232 अगेंस्ट में थे। Those there are bare facts, but rewind to the debates in both houses. Listening and an impression is inescapable. The deliberation in Parliament was not really about amending the 1995 Act regulation, the Act regarding the administration, management and regulation of work property across the country. तो यहाँ पे तो ये बिल है जो वक्त का, वो तो पास हो गया है, पर ये बात वक्त से रिलेटेड नहीं है क्योंकि टॉपिक है नॉट अबाउट वक्त। ये बात होता है ट्रस्ट का, विश्वास, मतलब जिसके बारे में अगर आप ये बिल ला रहे हो उन पर उनको ट्रस्ट है कि नहीं है। अगर क्योंकि इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग हैं और ये बाकी देशों से अलग है। बाकी देशों में मेजॉरिटी किसी एक धर्म की होती है तो दूसरे धर्म को जो माइनॉरिटी वहाँ उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पर इंडिया में जो माइनॉरिटीज है उनके लिए भी अपना स्टैंड होता है, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, सबको पता होता है। अब बात यह है कि ये बिल पास हो गया लोकसभा में 228 और फेवर में रहे, 232 अगेंस्ट में रहे। राज्यसभा में वही 128 फेवर में रहे और 95 अगेंस्ट में रहे। पर बात ये नहीं है कि बिल पास हुआ नहीं हुआ, सही है गलत है। बात यह है कि जिनके लिए आप बिल बना रहे हो उनको आपने ट्रस्ट में लिया, उनसे आपने बातें की, क्या वो चाहते हैं बिल में बदलाव लाना या क्या बदलाव लाना, ये किया कि नहीं। और पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन हुआ वो क्या हुआ, मतलब दोनों पार्टी ने, मतलब पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने ये किया वो किया, आपने अभी तक क्यों नहीं किया। कि हमने पिछले टॉपिक पे देखा था कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाया, कांग्रेस ने या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने सेंटर पे इल्ज़ाम लगाया। ये सब तो चलता रहेगा। It was also much wider than the shorthand summary of each side of the debate makes it out to be. Curbing corruption, reforming by improving the efficiency, transparency, accountability on the government side. तो जो सरकार है उनका क्या कहना था कि ये क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि इससे करप्शन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, वक्फ के
काम करने के तरीके में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब जिम्मेदारियाँ लिया जाएगा लेंगे। Discriminating between Muslim and other religions, dividing, marginalizing Muslims, undermining constitutionally guaranteed rights and freedom of minorities. According to the mostly united opposition, even as elements in the bill promote transparency, specific provisions raise question. But it the inclusion of non-Muslim in the state work board and the central work board council, or the expansion of government's role in regulating work properties and adjudicating disputes. But this issue became secondary to the larger invocation in the House for the criminalization of triple talaq, CAA, and the building of Ayodhya Ram Mandir to the abrogation of Article 370. तो कहना है कि ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में पार हुए और बहुतों को लाना अनिवार्य भी हो गया था, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो और कभी कभी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है बदलाव के लिए, कोई बहुत टाइम से चली आ रही है, क्यों चली आ रही है, तो समय के साथ चीज़ें बदलती है। पर यहाँ पे जब बात हो रही है वक्फ की, तो वक्फ की भी कोई अच्छी इमेज तो थी नहीं, क्योंकि वक्फ भी प्रॉपर्टीज़ पे मतलब कब्जा किए हुए थे, और बहुत ऐसे थे कि जो वहाँ पे बैठते थे, मतलब अधिकारी थे उनके, मतलब उन्होंने अपने नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी ले रखा था। ये बहुत सारे केस महाराष्ट्र में भी आए हुए हैं। तो बस क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लाना तो ठीक है, आपने लाया, आपने बोला इससे ट्रांसपेरेंसी होगी, मतलब करप्शन कटेगा, पर जिनके लिए लाया क्या उनसे बातें हुई, उनको अपने विश्वास में लिया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री का था कि सबका विकास सबका विश्वास, तो विकास तो आप चाह रहे सबका हो, पर आपने विश्वास में लिया कि नहीं लिया? अगर आपने विश्वास में नहीं लिया तो आपको कैसे पता चलेगा वो क्या चाहते हैं? उन्हें तो ये लगता रहेगा कि सरकार उनके अगेंस्ट काम कर रही है। अब भले उनके सपोर्ट में काम कर रहे हो, अगर आप उनसे ही नहीं पूछोगे जिनको ज़रूरत है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो ज़रूरी होता है कि पता रखना कि आप जिनके लिए कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए। At the heart of deliberation lay this stark question: what is needed for the country's largest minority to trust the Modi government to do the right thing by it? तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, तो मोदी सरकार उसको क्या अपना मतलब क्या बताना चाह रही है कि वो उनके लिए सही कर रहे नहीं कर रहे, उनके लिए क्या दे रही है सरकार इस बिल से? Unfortunately, for now, any reading of the answer would have to be shaped by unmoving position and frozen complicities. They show that even as the Modi government, now in its third term, rightly congratulates itself on its agility and ability in pushing boundaries in many sectors, politically and administratively, finding the language or the credibility to talk and persuade the minority remained a challenge for it. तो सरकार तीसरे टर्म में है, मतलब थर्ड टाइम बनी, बट तब भी ये माइनॉरिटी के लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये भरोसा जताना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। तो द गवर्नमेंट प्रोक्लेम्स सबका विकास सबका विश्वास, बट नीड्स टू मेक मच मोर एफर्ट मूव द नीडेड ऑन द स्लोगन सेकेंड हाफ। इन दिस इट इज hampered It is hampered most of all by Clarin's absence. तो जो गवर्नमेंट प्रोक्लेम कर रही है सबका विकास सबका विश्वास, तो विकास तो कर रही है, पर बात होता है यहाँ पे जो सबका विश्वास है, तो उन्होंने विश्वास कैसे करें लोग जब आप उन जिनके लिए कानून बना रहे हैं उन्हें ही अगर आप अपनी गुड बुक्स में ना ले, तो मतलब उनसे ही डिस्कस नहीं किया, उनसे ही बातें नहीं की, तो फिर वो कैसे भरोसा करेंगे? मेन पॉइंट ये है, विकास तो आपका हो रहा है पर विश्वास नहीं आ रहा है लोगों को। द बीजेपी है 0 मुस्लिम MP इन दी लोकसभा,
While the idea of representation cannot, of course, be reduced to a head count of different identities, the fact that BJP did not have an elected Muslim MP of its own to speak for it in the Waqf debate underline an exclusion and a withholding that is at odds with a great and enriching diversity of India polity. तो जो बीजेपी सरकार ये बिल लाना चाहती है उनमें ही कोई उनके जो लोकसभा में एमपी है उनमें कोई मुस्लिम है नहीं। तो जो आइडिया ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसके पर मतलब किससे पूछ के उन्होंने किया, उन कहाँ से आइडियाज़ लिए, जबकि इनका खुद का कोई भी एमपी उसमें है नहीं, तो उस वक्त डिबेट पे बोल नहीं सकता ये सही है गलत है। तो चलिए एमपी नहीं है लेकिन लोग तो है उनके आसपास, उनसे भी बातें कर लेती ताकि किसी मुस्लिम से कोई जान पहचान भी होगा, रिश्तेदारी में होंगे तो उनसे बात कर लेती ताकि लोग बता सके कि हाँ जो इंडिया की लार्जेस्ट माइनॉरिटी है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। आपने किसी से डिस्कस नहीं किया तो फिर कैसे लोग भरोसा करें। As far as the opposition is concerned, debate over the Waqf Amendment Bill brought a welcome respect from its internal angling. For this brief period, on display was an otherwise elusive opposition unity. Showcased in Parliament too was the fact that these parties retained their voice even if temporarily on minority issues which in recent times have been met with their equivocation and or silence. What was the most heartening, perhaps, after the two-day debate was this. Parliament became once again the site of big debate. All sides participated, no major player walked out an event. Though the outcome was finally determined by cold and hard numbers, the House rang with different and differing. तो जो ये डिबेट हुआ, जो डिस्कशन हुआ, एक हेल्दी डिस्कशन था जहाँ पे सारी अपोजिशन पार्टी एक यूनाइटेड हुई, उन्होंने अपनी बात रखी। डिस्कशन कैसा भी हो कुछ भी हो लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, चाहे आप हारे चाहे जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक डिस्कशन होगा तो लोगों तक बात जाएगी कि कौन क्या चाहता था। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, ना किसी पार्टी ने वॉकआउट किया ना ही कोई एब्सेंट रही, सब आए, सबने पार्टिसिपेट किया, एक हेल्दी डिस्कशन हुआ और लास्ट में वोटिंग हुआ जिसमें कोई एक तो मतलब कोई ना जीतेगा कोई ना तो हारेगा ही, पर ज़्यादा कोई नंबर डिफरेंस नहीं रहा जीत हार में। 288 और 232 था, 128 और 95 था, तो एक कड़ा मुकाबला यहाँ पे भी देखने को मिला। तो आज के लिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं आज के, जो कि है नासा का। ये जो नासा का मिशन है जहाँ ये ISS पे 4 मेंबर को भेजने वाले हैं फ्रॉम मई। तो इसमें था कि जो इसरो के एक एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला, वो मई में स्पेस स्टेशन जाएंगे ऐसे पायलट। तो ये है शुभांशु शुक्ला। तो इसमें है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 से के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर जाने वाले हैं। राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा के अनुसार इस मिशन के इस वर्ष मई में शुरू में मतलब होने की उम्मीद है, मई के स्टार्टिंग में। ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के आधिकारिक ग्रुप कैप्टन है जिन्हें X4 के लिए मिशन पायलट के रूप में चुना गया है। इस मिशन का नाम भी X4 है। ठीक है। उनका चयन भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि 1984 में जो विंग कमांडर थे, 1984
राकेश शर्मा, उनके बाद जाने वाले ये दूसरे भारतीय होंगे। इस निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विल्सन भी शामिल है, जो पोलैंड के स्लावोज विनास्की विस्निविस्की और हंगरी के तिबोर काबू के साथ मिशन कमांडर के रूप में काम करेंगी। उनके मिशन में ISS पर 14 दिनों तक रहना है। कितने दिन का है? 14 दिन तक रहना है, जिसके दौरान वे वैज्ञानिक अनुसंधान, आउटरीच कार्यक्रमों और जो मैथमेटिकल गतिविधियां हैं उसमें शामिल होंगे। उल्लेखनीय रूप से यह मिशन पोलैंड और हंगरी के पहले अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाएगा। तो जो भारत से जो शुभांशु शुक्ला है, उनका चयन व्यापक अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के हिस्से के रूप में होगा। इसरो ने उन्हें आगामी गगनयान मिशन, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान भरने के लिए एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री में चुना है। गगनयान लगभग 3 दिनों तक चलने वाले मिशन के लिए 400 किलोमीटर के निचली पृथ्वी की कक्षा में 3 सदस्यीय चालक दल को भेजना है। इस पहल के लिए इसरो ने नासा और एक्सियोम स्पेस के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा भारत ने ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को X4 के लिए बैकअप अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को मतलब बैकअप अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। अगर शुभांशु शुक्ला अगर असमर्थ होते हैं तो प्रशांत बालकृष्ण नायर इस अंतरिक्ष मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।